अब स्टार्ट करते हैं इल्यूमिनेशन मॉडल। इल्यूमिनेशन मॉडल में बेसिकली क्या है कि हमारा जैसे शेडिंग वगैरह का पोर्शन है ना, कोई सरफेस कितना चमक रहा है वो उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब मेनली तो इसमें सबसे पहले जैसे डिफ्यूजन डिफ्यूज इल्यूमिनेशन आ जाता है। डिफ्यूज इल्यूमिनेशन ये सिर्फ ये बता रहा होता है कि हमारा जो कोई भी सरफेस है ना, मतलब अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखती है, तो पहले किसी उस ऑब्जेक्ट पे मतलब लाइट पड़ रही होगी और वो लाइट हमारी आंखों पे आ रही होगी। ठीक है, तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब इस टाइप से दिखती है। और इसके बाद फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है कि किसी भी सरफेस पे पड़ने के मतलब लाइट इक्वली पड़ती है और वो मतलब रिफ्लेक्ट भी इक्वली होती है। फिर एक लैम्बर्ट्स लॉ है जिसमें ना इंटेंसिटी के बारे में बता रखा है कि इंटेंसिटी ऑफ एम्बिएंट डिफ्यूजन कितनी होती है ना, वो होती है हमारी KAIA। और फिर आई डिफ्यूजन का एक फॉर्मूला भी है, KAIA प्लस KAIA, और ये है कोसाई। तो ये तो इसमें सिंपल सिंपल सी चीज थी, बस ये फॉर्मूले फॉर्मूले वगैरह डायरेक्ट 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 चीज थी। जो मेन पोर्शन आता है इसमें शेडिंग का आता है। ठीक है, शेडिंग का, जिसमें सबसे पहला गोरोड नहीं, मतलब वो फ्लैट शेडिंग देख लेते हैं। फ्लैट शेडिंग, तो फ्लैट शेडिंग में क्या कहते हैं बेसिकली, मतलब ये हमारा पॉलीगन है सपोज। ये हमारा कोई पॉलीगन है। अब मुझे क्या चाहिए कि ना मैं हर एक सरफेस पे इसके नॉर्मल वेक्टर निकालूंगा। N1 हो गया, ये सपोज करो N2 हो गया। ठीक है, ये सपोज कर लिया N3 हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर निकाल रहा हूँ। एक पीछे भी होगा सरफेस तो उस पे निकाल लिया। अब जो भी नॉर्मल वेक्टर आया ना, उस नॉर्मल वेक्टर के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल इंटेंसिटी आएगी ना, उसको पूरे एरिया में कर दूंगा, मतलब उस एक पर्टिकुलर फेस पे सेम कलर कर दूंगा पूरा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मैंने सपोज इस वाले पे तो कुछ एक पर्टिकुलर कलर कर दिया, फिर इस वाले पे दूसरा कर दिया। ठीक है, इस वाले पे कोई तीसरा कर दिया। तो इस टाइप से मैंने हर फेस पे उसके नॉर्मल वेक्टर के अकॉर्डिंग कलर कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फ्लैट शेडिंग में। लेकिन इसमें क्या है ना, हमारी इरेगुलरिटीज आ रही थी। क्या हो रहा था कि ना कलर जो है वो सिमिलर नहीं था, मतलब हर उस पे टोटल का कलर जो था वो सिमिलर नहीं था, अलग अलग है सब पे। तो इसके लिए हमारा जो एक बेटर मेथड आता है, जो क्या है हमारा गोरोड शेडिंग। इसमें क्या होता है, इसके ना पहले कुछ स्टेप्स है, जैसे मैं वो लिख देता हूँ। बेसिकली मेनली तो ना ये करता है, यूज करता है इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन का मतलब ये समझ लो कुछ एवरेज टाइप का, मतलब हाँ एक एक पॉइंट करके मिड तक जाते हैं कुछ ऐसा। जैसे इसमें क्या होगा, जैसे स्टेप्स जो है इसके वो लिख देता हूँ। तो पहले हम डिटरमाइन करेंगे यूनिट एवरेज वेक्टर। डिटरमाइन यूनिट एवरेज वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे नॉर्मल वेक्टर। अब उसको निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है एन एवरेज करके। एन एवरेज इक्वल्स टू, क्योंकि देखो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो जो भी वेक्टर ऊपर होगा उसको हम डिवाइड कर रहे होंगे उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, फिर हमारे पास बस वेक्टर वेक्टर बचेगा यूनिट वेक्टर। तो के इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक, एन के अपॉन, ये हो गया के इक्वल्स टू 1 से लेके
एन तक हो गया, और यहाँ भी वही है एन के, ठीक है। अब इसमें हम मेनली हम ऐसे कर रहे होंगे, जैसे हर सरफेस के जो वेक्टर है ना, n1 हो गया प्लस n2 हो गया प्लस n3 हो गया प्लस n4 हो गया, है ना, ये ऐसे ऐसे करके लिए ये जहां भी n तक होंगे, फिर नीचे हम इनके ही उससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे होंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3, है ना, n4, और जहां तक भी जा रहे होंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हम फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। अब सेकंड में क्या है, सेकंड में हम अप्लाई कर रहे होंगे आयो मॉडल, मतलब इल्यूमिनेशन मॉडल, अप्लाई आयु मॉडल each polygon vector determine, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। एक मिनट रुक जाओ बस। हमने आयु मॉडल लगाया और फिर इसका थर्ड स्टेप जो हो गया, इंटरपोलेट कर लेंगे, मतलब लीनियरली इंटरपोलेट कर लेंगे, इंटरपोलेट, ठीक है, ओवर द सरफेस, पूरे सरफेस पे, और बाकी का भी पता लगा लेंगे जो भी होगा इसमें। अब और ना ये जो नॉर्मल एवरेज वेक्टर निकालते हैं, ये किसका निकालते हैं, ये जैसे सपोज करो ये पोलिनियल है, ठीक। अब इसमें ये जो एक वर्टेक्स हो गया, सपोज ये एक वर्टेक्स हो गया, अब इससे जितने भी फेज कनेक्टेड होंगे, मतलब जैसे एक फेज ये हो गया, एक फेज ये हो गया, एक ये हो गया, पीछे भी होंगे, सबका नॉर्मल वेक्टर, हर सरफेस का नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे जितने कनेक्टेड है इससे। अगर इससे सपोज 3 ही कनेक्टेड है, मतलब या इससे 2 ही कनेक्टेड है सरफेस, तो हम सिर्फ उन 2 का ही निकाल रहे होंगे। जैसे सपोज करो ये हो गया एक, कुछ ऐसा हो गया, ठीक, ये भी तो एक पॉलीगन में ही आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक इससे कनेक्टेड है, एक पीछे हो गया, तो इन दोनों का नॉर्मल वेक्टर ले लेंगे, उनसे निकाल लेंगे एवरेज। तो हर वर्टेक्स के नॉर्मल वेक्टर का एवरेज लेते हैं इसमें, ठीक है। और अब लीनियरली इंटरपोलेट कैसे करना है देखो, जैसे सपोज ये हमारा एक पॉलीगन हो गया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, और ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। इसकी कुछ I3 इंटेंसिटी होगी, इसकी I2 इंटेंसिटी होगी, और इस वाले पॉइंट की I1 होगी, ये जो ये कॉर्नर पे ट्रायंगल के 3 पॉइंट होगी। अब यहाँ पे एक P पॉइंट है, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है A और B, ठीक है। तो हमें अब इंटेंसिटी ऑफ A निकालनी है, ठीक है। तो A हमारा 102 लाइन पे है, 102 लाइन पे है। अगर हमें इंटेंसिटी ऑफ A निकालनी है तो A हमारा 102 लाइन पे है, तो उसकी इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे हम, इसका इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, हम जो लीनियरली इंटरपोलेट कर रहे होंगे ना, उसमें हम इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो यहाँ से आगे इंटेंसिटी हमारी IA इक्वल्स टू YA माइनस Y2। इसमें क्या कर रहे होंगे, हम नेक्स्ट वाला पॉइंट ले रहे होंगे, मतलब फर्स्ट जो जिस पॉइंट की हम निकाल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी, सॉरी उसका y कोऑर्डिनेट, अगर हम y की निकाल रहे हैं, x में बात करेंगे तो x वाले की देखेंगे, तो उसका y कोऑर्डिनेट
माइनस नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है इसमें देखो, नेक्स्ट वाला पॉइंट है 2, तो इसके हमने कोऑर्डिनेट मान लिए x2 y2, ठीक है। तो ये हो गया अपॉन y1 माइनस y2। जो लाइन है ना 1 और 2 पॉइंट की जो लाइन है उसमें हमने एक पॉइंट x1 y1 मान लिया, एक x2 y2 मान लिया, तो y1 माइनस y2 ये हो गया और i1 ये आ गया प्लस में। फिर हम जो नेक्स्ट वाले निकालेंगे ना वो है हमारा देखो सॉरी, इसमें ना क्या था कि जैसे ये पॉइंट की निकाल रहे हैं, मतलब सबसे इसका जो सेकंड स्टेप है उसमें हम हर वर्टेक्स की इंटेंसिटी निकाल देंगे, है ना। तो हर वर्टेक्स की हमारे पास इंटेंसिटी आ गई, क्योंकि हमने नॉर्मल एवरेज वेक्टर निकाल लिया, उसके बाद हर वर्टेक्स की इंटेंसिटी निकाल ली। अब हमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट की निकाल रहे हैं जिसमें हम एक ही इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो अब आई ए के लिए फॉर्मूला है आई ए इज इक्वल्स टू वाई ए माइनस वाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे होगा वाई वन माइनस वाई ए और y1 माइनस y2, नीचे हमारा सिर्फ होनी चाहिए होगा, नीचे हमारा जो मतलब लाइन के जो एंड पॉइंट होंगे उससे डिवाइड कर रहे हैं y1, ठीक है। फिर इंटेंसिटी ऑफ बी निकालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ बी, ठीक। अब बी कहाँ है, तो ये ना रहा बी ये रहा। अब इस वाले की इंटेंसिटी निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, हम 3 और 2 लाइन से निकाल रहे होंगे, है ना। तो 3 और 2 लाइन से निकाल रहे होंगे। तो आई बी आ गई हमारी वाई बी माइनस वाई टू अपॉन वाई टू माइनस वाई थ्री और मल्टीप्लाई बाय आई थ्री इंटेंसिटी प्लस में वाई थ्री माइनस वाई बी अपॉन वाई टू माइनस वाई थ्री और आई टू। अब ये ऐसा लग रहा होगा अजीब सा फॉर्मूला, थोड़ा एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये फॉर्मूला है आई ए का फॉर्मूला क्या है कि पहले हम जो आई ए का जो पॉइंट होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट से वाई ए माइनस कर देंगे नेक्स्ट वाला पॉइंट। एक मिनट रुक जाओ, ये जो पर्टिकुलर है ना वाई ए और माइनस ये नेक्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करा तो हमारा ये आ गया। फिर नीचे लाइन का एंड पॉइंट हो जाएगा और इंटेंसिटी किसकी, फर्स्ट वाले वर्टेक्स, ठीक। और फिर ऐड करेंगे और हम क्या करेंगे, ये जो पहले वाला पॉइंट है ना, पहले तो हमने करा था इस पॉइंट को इसमें से माइनस, ठीक है। अब की बार कर रहे होंगे हम इस वाले पॉइंट को इसमें से माइनस, तो y1 माइनस वाई ए, ठीक है। और नीचे वही एंड पॉइंट का आ जाएगा y1 माइनस वाई टू, ठीक। और इंटेंसिटी दूसरे वाले पॉइंट की, ठीक। और सेम हमने वाई बी का करा, वाई बी का कैसे कर रहे हैं हम, वाई बी के लिए हमने करा 3 और 2 का लेना था ना, तो पहले हमने वाई बी पॉइंट लिया, वाई बी में से वाई टू माइनस करा, ठीक। फिर वाई टू माइनस वाई थ्री लाइन का एंड पॉइंट हो गया और इंटेंसिटी दूसरे वाली की रख ली। और इसके बाद हमने क्या करा, वाई थ्री जो पॉइंट है उसमें से माइनस करा वाई बी को, ठीक। और अपोन में कर दिया वाई टू माइनस वाई थ्री और इंटेंसिटी आई टू वाली की रख ली, मतलब दूसरा जो पॉइंट था। तो सिंपल से कर रखा है, ये फॉर्मूला होगा, ये याद रखना है मेनली। तो कैसे आया कैसे नहीं आया ये छोड़ो। और अब हम क्या कर रहे होंगे, जैसे ये है ना पी पॉइंट, इस पी पॉइंट की हम क्या इंटेंसिटी निकाल रहे होंगे। तो अब हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते थे क्योंकि ये तो कोई लाइन पे है ही नहीं, तो हमने क्या करा, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट की इंटेंसिटी निकाल ली पहले, जो कि क्या थे ए और बी। तो ए और बी लाइन पे अब ये पॉइंट आ गया हमारा, तो जब ए और बी लाइन पे ये पॉइंट आ गया तो हम इसकी इंटेंसिटी इजीली निकाल लेंगे। अब ये क्या है, ये ए और बी क्या है, ये एक स्कैन लाइन है, ये पूरी एक स्कैन लाइन है, ठीक है। तो बस ये था। अब इसको करते हैं आगे, ठीक है। अब पॉइंट पी के लिए हम क्या करेंगे,
वही सिंपल। अब यहाँ पे ना हम एक्स कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाई तो बढ़ ही नहीं रहा, सीधी लाइन है, स्कैन लाइन एक स्कैन लाइन में वाई तो बढ़ेगा नहीं। वो जो लाइन थी ट्रायंगल में वो टेढ़ी थी, तो इसमें सेम ही लगाएंगे, लेकिन वाई की जगह एक्स लेंगे। ठीक है, तो एक्स बी माइनस एक्स पी अपॉन एक्स बी माइनस एक्स सी। और आइए वही लगा रहे हैं सिंपल सी, एक्स पी माइनस एक्स सी अपॉन एक्स बी माइनस एक्स सी, और ये हो गया आई बी। अब इतना तो हमारा निकल गया, ये तो सिंपल है फॉर्मूला, वो जो अभी लगाया सेम ही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर सपोज करो हमें कहा कि अब हमें नेक्स्ट स्कैन लाइन का निकालना है, मतलब अभी तो हमने पी पॉइंट निकाला, अब नेक्स्ट स्कैन लाइन पे निकालना है कोई पॉइंट, मतलब यहीं अंदर कोई पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट वाई प्लस वन का सॉरी वाई माइनस वन का निकालना है, तो वाई माइनस वन का कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी सीधा मतलब इन्हीं फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करके एक दूसरे में देखें तो हमारा ना नेक्स्ट लाइन के लिए आ जाएगा, वाई माइनस वन के लिए आ जाएगा। ये क्या है हमारा, ये होगा आई ए प्लस आई टू माइनस आई वन अपोन वाई वन माइनस वाई टू। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है नेक्स्ट स्कैन लाइन के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से मतलब हम इंटरपोलेशन मेथड का यूज करते हैं और ऐसे इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट लाइन की। वैसे इससे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, बस हाँ ये है कि गोरोड शेडिंग में कंसेप्ट क्या है मेन, मतलब कुछ ऐसे ऐसे करते हैं सारी चीजें। ठीक हो गया। अब इसके बाद है हमारा इसके एडवांटेज। तो जो गोरोड शेडिंग है उसके एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज है रिमूव करता है डिसकंटिन्यूटी, रिमूव डिसकंटिन्यूटी जो कि हमारी फ्लैट शेडिंग में आ रही है ना, तो इसने रिमूव कर दिया। और दूसरा क्या है, और हाँ इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें ना स्ट्रीक लाइन बन रही होगी कुछ मतलब सीधी सीधी सी ऐसे लाइन दिख रही होगी, ऐसे 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 जब कलर कर रहे होंगे। ठीक है, शेडिंग जो हो रही होगी उसमें सीधी सीधी लाइन दिख रही होगी, स्ट्रीक बन रही होगी, या इसे हम दूसरी वर्ड में मैश बैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैश बैंड इसमें बन रहा होता है ना, उसको रिमूव करने के लिए हम नेक्स्ट वाली शेडिंग पे जाते हैं। वो फोम शेडिंग में नहीं होता है, वो ओवरकम हो जाता है ना। तो अब है नेक्स्ट है हमारी फोम शेडिंग। ठीक, फोम शेडिंग में अब क्या है, इसके भी स्टेप, इसमें बेसिकली वही है नॉर्मल वेक्टर इंटरपोलेशन शेडिंग इसको बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर इंटरपोलेशन शेडिंग। जबकि उसको क्या बोल रहे थे हम, उसको बोल रहे थे हम कांस्टेंट इंटेंसिटी शेडिंग, नहीं सॉरी, हाँ उसको सिर्फ यही था कांस्टेंट। इसमें बेसिकली फोम शेडिंग में इसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर इंटरपोलेशन शेडिंग, इस मेथड का ये यूज करती है। ठीक, और इसके स्टेप क्या है, स्टेप लिख देता हूं मैं। तो ये ना सबसे पहले एवरेज यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करती है, जो कि उसमें भी कर रहे थे, क्या एवरेज नॉर्मल यूनिट वेक्टर हर वर्टेक्स का, वेक्टर ऑफ एवरी वर्टेक्स वर्टेक्स। ठीक हो गया। अब सेकंड में क्या है हमारा, सेकंड में लीनियरली इंटरपोलेट करते हैं। उसमें क्या था, हम थर्ड पॉइंट था हमारा कि पहले तो हम इल्यूमिनेशन मॉडल लगाते थे सेकंड में उसमें, लेकिन इसमें हम इल्यूमिनेशन मॉडल नहीं लगाते, हम क्या करते हैं डायरेक्टली उसमें हम सेकंड में इल्यूमिनेशन मॉडल लगा के हम वर्टेक्स की इंटेंसिटी फाइंड कर रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते, इसमें हम क्या करते हैं लीनियरली इंटरपोलेट करते हैं वर्टेक्स नॉर्मल ओवर द सरफेस ऑफ पॉलीगन, लीनियरली इंटरपोलेट द वर्टेक्स नॉर्मल, वर्टेक्स नॉर्मल से लीनियरली इंटरपोलेट करते हैं। और क्या करते हैं मतलब पूरे सरफेस पे पॉलीगन के
पहुंचते हैं। ठीक है, और थर्ड है कि अप्लाई करेंगे अब इल्यूमिनेशन मॉडल अलोंग ईच स्कैन टू डिटरमाइन प्रोजेक्टेड पार्ट इंटेंसिटी ऑफ सरफेस पॉइंट। मतलब इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए अब हम क्या कर रहे होंगे कि इल्यूमिनेशन मॉडल का यूज कर रहे होंगे हर स्कैन लाइन में। अप्लाई इल्यूमिनेशन मॉडल along each scan to determine projected part ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसमें देखो नॉर्मल वेक्टर तो वो ये सिंपल सा वैसे ही निकाल देंगे, तो इसको तो बताने की नीड है नहीं। बाकी जो इसमें इसमें हम क्या कर रहे होंगे, अब एक नॉर्मल वेक्टर से इंटरपोलेशन कर रहे हैं ना, तो इसमें एक नॉर्मल का भी फॉर्मूला होगा। एक मिनट रुक जाओ, बस इसको देख लूँ कहाँ पे है। देखो ये हमारा नॉर्मल का फॉर्मूला हो गया, y1 माइनस वाई टू अपॉन y1 माइनस वाई टू और n1 प्लस y1 माइनस वाई टू और n2 अपॉन y1 माइनस वाई टू। सॉरी, ये है हमारा y। हाँ, तो इसमें कुछ इस टाइप से निकाल रहे होंगे। बाकी और तो कुछ नहीं है इसमें, बस यही था एक नॉर्मल का फॉर्मूला। और बस इतना ही ठीक है। बाकी देखो इसके जो एडवांटेज है, ठीक है, इसके जो एडवांटेज है वो होगी हमारे हिडन एंड विजिबल में भी, मतलब इसको पॉलीगन फिलिंग की तरह यूज कर सकते हैं, है ना, हिडन और विजिबल सरफेस में भी। हिडन और विजिबल सरफेस में भी इसको मे यूज्ड एज पॉलीगन फिलिंग, यूज्ड फॉर पॉलीगन फिलिंग। ठीक है, और बाकी इसमें हमारा ना कोई मैश बैंड नहीं बन रहा होता। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, इसके डिसएडवांटेज है कि टाइम टेकिंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन का यूज होता है। टाइम टेकिंग होगी, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है इसमें। तो बस इतना ही बहुत है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।